नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। इस शो में आज हम डिजिटल अरेस्ट की बात करने वाले हैं। अब आप कहेंगे कि डिजिटल अरेस्ट पे तो काफी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन यकीन मानिए इतनी चर्चा, इतनी अवेयरनेस के बावजूद डिजिटल अरेस्ट के ऐसे ऐसे केस सामने आ रहे हैं कि इस चर्चा का दायरा हमें बढ़ाने को मजबूर होना पड़ रहा है। डिजिटल अरेस्ट, ये शब्द ध्यान में आते ही आजकल डर बैठ जाता है, और डर भी हो क्यों ना, क्योंकि साइबर ठगों की नजर हमारी मेहनत की कमाई पर है। हमें साइकोलॉजिकली किस तरह से वो एक कॉल, एक क्लिक और बाकी दायरे से पूरी तरह से गिरफ्तार कर ले रहे हैं, और बैंक अकाउंट खाली होता है, मानसिक यातना अलग से। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला दिल्ली से सामने है। यहां एक बुजुर्ग एनआरआई, जी हां, याद रखिए, एक बुजुर्ग एनआरआई दंपति 17 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे। इतना ही नहीं, साइबर ठगों ने उनसे करीब 15 करोड़ रुपए ऐंठ लिए। ठगों ने खुद को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का अधिकारी बताया। कहा गया, आपके खाते में ब्लैक मनी है। साइबर ठग कभी गिरफ्तारी का डर दिखाते तो कभी केस दर्ज होने की धमकी देते रहे। इतना ही नहीं, बुजुर्ग दंपति को लगातार मानसिक प्रताड़ना भी दी। बताया जा रहा है कि यह दंपति रिटायरमेंट के बाद 2015 में अमेरिका से भारत लौटे थे और तब से दिल्ली के ग्रेटर कैलाश 2 में रह रहे थे। लेकिन यह घटना एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। साइबर अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद कैसे होते जा रहे हैं, कहां लूप होल्स हैं, और कैसे ये ठग खासतौर पर बुजुर्गों और कम तकनीकी जानकारी रखने वाले लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। ऐसे में ढेर सारे सवाल हैं। डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी खुलेआम आखिर चल कैसे रही है, इसकी रोकथाम के लिए किया क्या जा रहा है, बुजुर्ग लोग ही ऐसे साइबर फ्रॉड का सबसे आसान शिकार क्यों बनते जा रहे हैं, क्या पुलिस और साइबर सेल समय पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा, कहां पर हाथ बंधे हुए हैं ठग, फर्जी पुलिस, सीबीआई और कोर्ट का डर कैसे दिखा दे रहे हैं। 1930 साइबर हेल्पलाइन की जानकारी लोगों तक उस स्तर पर क्यों नहीं पहुंची है, और क्या डिजिटल जागरूकता की कमी इस ठगी का सबसे बड़ा कोर समस्या बन चुकी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक पैनल है, मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनीष पिमानी, सीईओ एंड फाउंडर प्रोडक्ट.ai, और हमारे साथ एडवोकेट अश्विनी कुमार जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडर हैं माई लीगल एक्सपर्ट से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अश्विनी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी जी। हमें सबसे पहले अश्विनी जरा बताइए कि दिल्ली का इलाका, ग्रेटर कैलाश, एनआरआई दंपति, मतलब ये तमाम बातें ना बड़ी बेचैन कर देती हैं कि ये जितने इक्वेशन दिखाए जा रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है कि ऐसे दंपति के साथ तो कोई इतनी बड़ी ठगी नहीं कर सकता। हमें जरा बताइए कि इस वक्त डिजिटल अरेस्ट किस स्तर पर जा चुका है। आप तो मतलब बहुत सारे केसेस देख रहे होंगे, हर केस को बहुत ही माइन्यूटली आप ऑब्जर्व करते होंगे, देखते होंगे। मतलब ये क्या बहुत बड़ी पैमाने पर ये पैठ बना चुका है? नमस्कार सर, सबसे पहले धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने पैनल पे बुलाया है, और मेरी ओपिनियन आप शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात सर, ये डिजिटल अरेस्ट आज इतना बड़ा हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस बात का संज्ञान ले लिया है, सुमोटो। और सुमोटो संज्ञान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया के सारे स्टेट्स को डायरेक्शन पास कर दी है, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, कि वो अपने स्टेट में जितने भी एफआईआर हुए हैं जो कि डिजिटल अरेस्ट का मामला है, वो सारे मामलों को सीबीआई को सौंप दिया जाए। ये डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने पास करी थी, 2025 में, दिसंबर में। और आज के डेट में अब धीरे धीरे सारे स्टेट्स अपने अपने इलाकों के जितने भी एफआईआर्स हैं, वो सारे एफआईआर्स को सीबीआई को सौंप दिया जाएगा, इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि डिजिटल अरेस्ट अकेले में कोई स्कैम नहीं है। डिजिटल अरेस्ट जैसा
एक और स्कैम है जिसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम, और एक तीसरा बहुत बड़ा स्कैम जो देश में चल रहा है आज, वो है पार्ट टाइम जॉब स्कैम, जिसमें लोगों को पार्ट टाइम जॉब्स दिया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट स्कैम जिसमें लोगों को इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी दी जा रही है, शेयर ट्रेडिंग की बातें करी जा रही हैं, प्री आईपीओज की बातें करी जा रही हैं, और डिजिटल अरेस्ट जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे उसके ऊपर है। बिल्कुल। तो हर स्तर पर संज्ञान लिया जा रहा है, अवेयरनेस की कोशिश हो रही है, उसके बाद भी स्थितियां जो हैं वो ऐसे ऐसे केसेस सामने आते हैं कि हैरान रह जाते हैं। अरविंद सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हमें बताइए कि कितना गंभीर इस वक्त इस पूरे इस समस्या को आप देख रहे हैं, और आपको तो अच्छा खासा तजुर्बा है, वक्त वक्त पर कई चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड में जो ठगी के नए नए पैंतरे हैं, ये कितने कितने चैलेंजिंग बन चुके हैं और मुश्किल कहाँ आती है? देखिए, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि इस प्रकार के केसेस लगातार हो रहे हैं। गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चला रही है, पेपर्स में ऐड निकल रहे हैं कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। ट्राई का खौफ दिखाकर और ईडी का खौफ दिखाकर, भाई वो एनआरआई कपिल है, उनको ईडी से क्या लेना देना है? उनको क्या लेना देना है ट्राई से? क्यों नहीं लोग बाग इसको समझ रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, विदेश में रह के आए हैं। हालांकि इस प्रकार की घटनाएं अमेरिका में भी आए दिन हो रही हैं। मेरे रिलेटिव्स हैं वहां, मैं जानता हूं, वहां पर भी गैंग्स खुलेआम काम कर रहे हैं, और वहां पर भी जो है पुलिस जो है कोई बहुत प्रोएक्टिव रोल वहां पर भी अदा नहीं कर रही है। यहां पर तो खैर कर ही नहीं रही है। 1930 का मुझे लोगों ने बताया एक्सपीरियंस, मैंने तो नहीं कभी डायल किया है, कि कई कई दिन तक वो डायल करते रहे, नंबर नहीं मिला। तो ये इन सब चीजों को देखना चाहिए, और स्थानीय पुलिस जो है वो पहली बात तो इस प्रकार के ऑफेंसेस से निपटने के लिए सक्षम नहीं है। उनको इतना ज्ञान नहीं है। साइबर थाने खोल देने से काम नहीं चलेगा हर जिले में। उसके लिए आपको, मैंने पहले भी कई बार सजेशंस दिए कि एथिकल हैकर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनको आप एंगेज करिए 3 लाख 5 लाख की सैलरी पे पर मंथ पे, और एक एक थाने में उनको लगाकर उनसे सबको जो है, जैसे वो ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स होता है, उस तरीके से आप उनको जो है ट्रेन कराइए कर्मचारियों को, तब जाके वो इन सब स्थितियों से निपट पाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में केस हो रहे हैं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि सीबीआई इससे कैसे निपटेगी। सीबीआई के पास भी इतनी मैन पावर नहीं है कि वो इतने केसेस से निपट सके। पर यह है कि हर स्टेट को भी अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए, पुलिस को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, किन खातों में पैसा गया है उनको सीज कराने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत से बैंक मैनेजर्स हैं जो सतर्क हैं, उन्होंने इसको बीच में रोक लिया है ठगी को होने से। तो 15 करोड़ कैसे लोगों के पास में, मैं सुनता हूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि 15 करोड़ रुपया कैसे ट्रांसफर कर दिया, आरटीजीएस से कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कहां से लोगों के पास में इतना कैश रेडिली अवेलेबल है बैंक में। मैं लखनऊ का सुनता हूं कि फला जगह की डॉक्टर 3 करोड़ रुपया पीजीआई से, वो डॉक्टर से ले लिया गया, वहां से इतने करोड़ रुपया ले लिया गया। लोगों को जब इतना पढ़ रहे हैं, इतनी जागरूकता सब में है, सोशल मीडिया पे हर कोई इतना एक्टिव है, फिर क्यों इस प्रकार की ठगी का कोई सीबीआई का डर दिखा के ले रहा है? कोई कह रहा है कि आपके लड़का जो है वो हमारी गिरफ्त में है, ही हैज कमिटेड रेप और समथिंग, और उसको हम बस मुकदमा कायम करने वाले हैं। अरे भाई, आप फोन करके कंफर्म करिए, आप इस सब चीजों की सूचना तत्काल दीजिए। आप, मेरे पास भी फोन आए हैं कई इस प्रकार के जो मुझे सस्पिशियस लगे, मैंने तुरंत उनका नंबर उनको ब्लॉक कर दिया, बजाय ये कि मैं अब उसी में लगा रहूं कि मैं पता लगाऊं कि कौन है। और आपने कही है कि आज के दौर में अगर कहीं भी आपको कुछ फिशी नजर आ रहा है तो आपके पास विकल्प है, आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, आप तुरंत उस चीज में इन्वॉल्व होने से बच सकते हैं। लेकिन कुछ तो मामला है। मैं अरविंद सर समझूंगा आपसे इस चीज को। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि इतने बड़े बड़े अमाउंट
हो रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब निगाह क्यों नहीं जा रही, बड़ा सवाल है। और ऐसे हो कैसे जा रहा है। मनीष मेमानी भी हमारे साथ हैं और इस बीच में परिचय करा दूं, हमारे साथ एक और खास मेहमान रवि कुमार जुड़ चुके हैं, सिक्योरिटी नेटवर्क इंजीनियर हैं बियॉन्ड की से। रवि, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो मनीष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डिजिटल अरेस्ट या किसी तरह की साइबर ठगी अमूमन फंसता आदमी कहां पे और कहां, क्या क्या वो टेक्नोलॉजिकल जो कह सकते हैं फायर वॉल्स हैं जो ब्रेक हो जाते हैं आम व्यक्ति से, और किन किन चीजों का ये साइबर ठग फायदा उठाते हैं? मोर ऑफ इट इज अ साइकोलॉजिकल सिचुएशन। लोग डर जाते हैं क्योंकि कभी उनको बताया जाता है कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से। भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस आया था जिसमें किसी ने कुरियर किया फ्रॉम इंडिया टू यूएस, और किसी तरह किसी को मालूम पड़ गया कि ये कुरियर गया है, और उसी कुरियर के नाम के ऊपर एक कॉल आया कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से कॉल, मैं बोल रहा हूँ और आपके कुरियर के अंदर कुछ these सब्सटेंसेस मिले हैं। पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट सम टाइम जल्दी से कि मुझे कॉल पे क्यों बताया जा रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो शायद पुलिस घर पे आती, बट ये लोग समझ नहीं पाते। और इसी सिचुएशंस का ऐसा साइकोलॉजी, क्योंकि इसी सिचुएशन का लोग फायदा उठाते हैं। और जैसा कि डिजिटल अरेस्ट में आप जानते हैं, पीछे की पूरी जब कॉल आता है तो वो दिखाते हैं कि ये पुलिस स्टेशन है या ये कस्टम डिपार्टमेंट है या एनफोर्समेंट डायरेक्टर है, या कभी कभी कोर्ट का भी पूरा दिस ड्रामा और सीन बनाया जाता है। सो जब वीडियो कॉल आते हैं और लोगों को बताया जाता है कि ये या तो उनके कोई बच्चे तकलीफ में है, या कोई ऐसा नारकोटिक्स का केस हो गया है, या कोई TRAI के ऊपर कुछ बड़ा घपला हो गया है आपके नाम के ऊपर, या कोई लोन डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारे एक्सक्यूज दिए जाते हैं और लोगों को डरा दिया जाता है। तो ये मोर ऑफ अ नॉट फेलियर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज फेलियर ऑफ साइकोलॉजी ऑफ द ह्यूमन। तो लोग समझ नहीं पाते, इसके कारण लोग फंस जाते हैं। सेकेंड, लैक ऑफ अवेयरनेस। अभी अभी हम लोगों ने बात की, लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी अरेस्ट इंडिया के अंदर या इवन इन फॉरेन कंट्रीज कभी भी ऑनलाइन नहीं होते। बट ये समझने में जब भूल हो जाती है तो ऐसे पीपल टेक एडवांटेज ऑफ दीज काइंड ऑफ इवेंट्स। थर्ड, जब वो अरेस्ट के नाम पे कॉल करते हैं तो वो उनको बैठा दिया जाता है कि आप इस स्क्रीन के आगे से मूव नहीं हो सकते, और उनको डराया धमकाया जाता है, साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है। एंड रेपुटेशन या कोई बच्चों के नाम के ऊपर, या बहुत सारे तरीके हैं जिससे उनका मेंटल फ्रेमवर्क को ब्रेक किया जाता है, एंड देन पीपल स्टार्ट आस्किंग फॉर मनी। So this is a normal way, people are just falling prey, और लोग तकलीफ में आ जाते हैं and they fall prey to this kind of events। और सबसे बड़ी वो बात एक मोमेंट पे अक्सर मतलब अमूमन क्या है कि हमारे यहाँ तो कोई बस धमकी दे दे लीगल नोटिस की या किसी तरह की, तो लोग उतने में घबरा जाते हैं। यहाँ तो अलग ही मामला होता है। तो आपने सही कहा, ये बड़ा ही साइकोलॉजिकल इशू है और इसे इस तरीके से भी देखना होगा। रवि, हमें बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए, मतलब खास तौर पे इनिशियल लेवल पे ही इस तरह की इंडल्जेंस ना हो, इस तरह का इन्वॉल्वमेंट ना हो, उसके लिए क्या सलाह दी जाए? सर, मेरी तरफ से एडवाइस ये है, जो मैं तो सबसे पहले समझाना चाहूँगा, सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैं तो बोलता हूँ हैकर्स का सबसे बड़ा हथियार है ये क्या है कि सेंस ऑफ अर्जेंसी का यूज़ करते हैं और साइकोलॉजिकली प्रेशराइज करते हैं यूज़र को कि वो तुरंत डिसीजन ले। जबकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा पॉज करना चाहिए कुछ सेकंड के लिए और सोचना चाहिए कि ऐसा होता भी है क्या, या फिर ऐसा भी हो रहा है। तो एक तो ये हो गया कि सेंस ऑफ अर्जेंसी, और दूसरी चीज़ क्या है कि साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस इज, ये मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ें सीख गए तो हम हैक नहीं हो सकते हैं। हैक तो क्या है कि कोई भी हो सकता है, और ये साइबर साइबर क्रिमिनल्स क्या है कि अपने ऊपर काम करते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आते हैं। मीन्स पहले अगर मैं आज से 4-5 साल पहले जाऊं तो ये डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ था नहीं पहले। जब ये इंटरनेट का बूम आया है, सभी लोगों के हाथ में मोबाइल फोन्स, इंटरनेट आ गए हैं, तो अब ये इसका इस्तेमाल करके डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। अदरवाइज पहले मैं जाऊं तो पहले वो फ़ोन करके ओटीपी और कार्ड डिटेल्स मांगते थे। तो एक चीज़ मैं ये बोल सकता हूँ कि सेंस ऑफ अर्जेंसी का ध्यान रखें। हैकर्स इसका यूज़ करते हैं, और फिशिंग अटैक में सबसे ज़्यादा ये यूज़ होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी।
तो फिशिंग अटैक मैं समझाऊं कि सिर्फ ईमेल से ही नहीं होता है। फिशिंग अटैक अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करके मीन्स डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दे रहा है, तो वो भी एक तरीके का फिशिंग अटैक ही है। उसको विशिंग बोलते हैं। विशिंग एक ऐसा अटैक है जिसमें हैकर्स ईमेल भेजने के बजाय वो फ़ोन कॉल करता है आपको, और उसके जरिए मीन्स आपको हैक करने की कोशिश करता है या फिर कोई डिटेल्स लेने की कोशिश करता है। तो एक तो आप विशिंग इसका ध्यान रखें। कोई भी आपको यूजुअली फ़ोन कॉल्स नहीं कर सकता है ऐसे, या फिर कर रहा है तो आप उसको पता लगा सकते हैं कि ये हैकर ही है। और जैसे आपको पता चल जाए कि ये हैकर है, तो आप उस कॉल को तुरंत कट कर दें, उससे बात करने की कोशिश ना करें। अदरवाइज वो आपको किसी और तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। वो बोलेगा कि अगर आप ये मीन्स डिटेल्स नहीं दे सकते हैं तो ये मैसेज को फॉरवर्ड कर दीजिए। ये हो सकता है आपका सिम स्वैप कर ले। यस, ऐसा भी हो सकता है ई सिम ठीक है, आपका ठीक बना है। ले। चलिए, यस। आपके इसी सवाल के साथ मैं अरविंद सर आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों की साइकोलॉजी को भी बहुत करीब से देखते आए हैं। आपने देखा है कि केसेस कैसे होते हैं, किस तरह से लोग परेशान होते हैं। हमें एक चीज बताइए कि क्या लोग इतने निर्भीक नहीं हो सकते कि इवन अगर जैसे मुझे ये भी मामला लगता है कि कई बार ये जो साइबर ठग हैं, ये कहीं ना कहीं इस तरह की कुछ ऐसी डिटेल इनके पास होती है जो अमूमन बाहर के लोगों को नहीं पता होती है, और वो उस व्यक्ति को उस डिटेल का झांसा देते हैं कि देखिए आपने ऐसा कुछ किया था कभी किसी जमाने में, इस मामले में आपको फंसा जाए। तो क्या लोगों को अब इस तरह की भी धमकियां देनी होंगी कि ठीक है जो करना है कर लो, हम देख लेंगे? क्या लोगों को इसलिए भी अब तैयार रहना होगा? देखिए, सोशल मीडिया पे अननेसेसरली इंफॉर्मेशन की शेयरिंग लोग करते हैं। मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ क्या हुआ, कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कहाँ क्या हुआ, कहाँ छुट्टी मनाने गए, उसके स्नैप्स डालते हैं। सब सोशल मीडिया पे सारी चीजें परोस रहे हैं हम, जिसका कोई भी मिसयूज कर सकता है। ये हमको स्वयं इस चीज को देखना चाहिए। क्योंकि मैं एक्स पुलिस ऑफिसर हूं, मेरे पे दर्जनों लोगों के फोन आए पिछले कुछ समय से कि साहब ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। मैंने कहा तुरंत उसको आप ब्लॉक कर दीजिए, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके उसको ब्लॉक करवाया, और अगर ब्लॉक ना किया होता तो वो ठगी का शिकार हो गए होते। उन्होंने कहा आपका लड़का पकड़ लिया गया है रेप में, आप इतना इतना फौरन तुरंत ट्रांसफर कर दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल फेक कॉल है, आपने अपने बेटे से बात करी? बोले नहीं, नहीं करी। मतलब इतने लोग इतने पजल्ड हो जाते हैं, इतने मेंटली इतना अपसेट हो जाते हैं कि जो एक बेसिक चीज करनी चाहिए कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया कि नहीं हो गया, बेटा के रेप केस में पकड़ गया नहीं पकड़ गया, ये नारकोटिक्स की कोई खेप भेजी गई। अरे भाई, नारकोटिक्स कैसे खेप चली जाएगी? अगर आपने कोई कुरियर करा भी है, उसमें नारकोटिक्स कहां से आ जाएगा? और अगर किसी ने प्लांट किया है तो इट शुड बी कंटेस्टेड। उसको पूरा पूरा उसको बताना चाहिए कि भाई ये कोई एक फ्रॉड हो रहा है। तो ये मैं तो बिल्कुल ही समझ नहीं पाता कि लोग बाग, पढ़े लिखे लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर्स जो है वो दसियों करोड़ की ठगी के शिकार हो चुके हैं, बैठे हुए हैं उसी के सामने। और मैंने देखा है ये भी कि एक नई है ये कि व्हाट्सएप पे आपको एक मैसेज आएगा हाय, उसमें कोई लेडी वगैरह की फोटो साइड में बनी होगी, तो आप अनावश्यक क्यों उसको रिंग रिंग कर रहे हैं? आपसे क्या मतलब है? आप उसको नंबर को तुरंत ब्लॉक कर दीजिए। ऐसे नंबर को आप क्यों बात करके आप एनकरेज कर रहे हैं? किसी लेडी का फोन आ रहा है, अब उससे आप बिना अनावश्यक आप बात करने में लगे हुए हैं, तो यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। मेरा ये मानना है, अगर आप इस प्रकार के ठगी का शिकार हो रहे हैं तो आपको तो खुद ही आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। आपको तो तुरंत उसकी सूचना लोकल थाने को देनी चाहिए, लोकल साइबर सेल को देनी चाहिए। 1930 को दे सकें तो बहुत अच्छा है, और सबसे पहले उस नंबर को आपको ब्लॉक कर देना चाहिए। कोई कोई वो नहीं है, अनावश्यक जो अननोन नंबर्स हैं उनसे वीडियो कॉल्स एक्सेप्ट ही नहीं करने चाहिए। मुझे बहुत से लोग हैं मतलब प्रेस जर्नलिस्ट। आपको कहीं ना कहीं वो एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी और चीजों को समझना होगा। और मैं लिटरली नेशनल टेलीविजन पे ये कहना चाहता हूं कि इवन अगर कोई ऐसी बात वो ठग कह रहा है जो आपकी प्रतिष्ठा, आपकी इज्जत, आपके किसी भी स्तर पे आपको नुकसान पहुंचाने वाली भी है, तो याद रखिए पहली बार निर्भीकता से उसे डट कर सामना करके कहिए कि तुम्हें जो करना हो कर लो, यह तरीका नहीं चलेगा।
पहले आपको ये समझना होगा, आपको वहीं उसे रोकना होगा। थोड़ा सा निर्भीक बनिए। अश्विनी जी, आप बिल्कुल कुछ कहना आपकी चाह रहे बात थे? मैं ये कहना चाहता हूं सर कि ये बहुत आसान है हमारे लिए अखबारों के हेडलाइंस पढ़ के समझना कि किसी इंसान के अकाउंट में से 2 करोड़ रुपए कैसे ले लिए, 3 करोड़ रुपए कैसे ले लिए, किसी बिजनेसमैन के 10 करोड़ रुपए कैसे ले लिए, उनके पास था कैसे ये पैसा। तो आपको एक रियल केस बताता हूं जिस वजह से आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे डिजिटल अरेस्ट का संज्ञान लिया हुआ है। जो प्राइमरी अक्यूज्ड हैं वो बैंक के मैनेजर हैं। जो बैंक के मैनेजर को पता है कि किसी बुजुर्ग के अकाउंट में कितने पैसे हैं, उनका लॉकर है, उस लॉकर में सोना पड़ा है, और उन्होंने क्या किया कि बैंक ऑफिसर ने फ्रीज ऑर्डर इशू कर, एक जाली फर्जी फ्रीज ऑर्डर मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट में पूरे डेट के साथ, एक अरेस्ट ऑर्डर और एक सर्वेलेंस ऑर्डर, ये तीनों ऑर्डर्स प्रॉपरली टाइप प्रिंट स्टैंप के साथ उन बुजुर्गों को दिया गया। उनको बोला गया कि अगर ये आपने पैसे नहीं दिए तो आपके अकाउंट फ्रीज कर देंगे अभी के अभी। उन बुजुर्गों ने ऑर्डर्स पढ़ के, ऑर्डर्स वेरीफाई करके, क्योंकि बैंक मैनेजर ने खुद दिया था ये अकाउंट और उनको डिटेल्स, तो एक हायर लेवल ऑफ ट्रस्ट था। उस बैंक मैनेजर ने उनको उनका लॉकर ऑपरेट कराया, उस लॉकर से जो गोल्ड निकला उसका गोल्ड लोन भी कराया, और उसके बाद ये सारा पैसा ट्रांसफर कराया। तो ये कहना बहुत आसान है कि पढ़े लिखे लोग ऐसे कैसे फंस गए, लेकिन वो सर्कमस्टेंस जो होता है जिसमें वो पढ़े लिखे इंसान, बुजुर्ग इंसान, जिनको जब बैंक मैनेजर ने उनकी बेटी के डिटेल्स बताना शुरू किया कि ये आपकी बेटी का नाम है, यहां पे वो रहती है, ये वो काम करती है, बेटी को फोन कर रहे हैं, बेटी ने फोन नहीं उठाया, फॉर वट एवर रीजन नहीं उठाया होगा, हो सकता है फ्लाइट पे हो, या हो सकता है उसका फोन नंबर गलत सेव हो गया होगा। जब आप किसी को इस प्रेशर में, किसी एक नोन व्यक्ति के थ्रू जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स देते हैं, जैसे फ्रीज ऑर्डर, अरेस्ट ऑर्डर, सर्वेलेंस ऑर्डर, और ये सारे ऑर्डर स्टैम्प्ड होते हैं, तब उस इंसान के उस समय जो वो करता है, चाहे वो गलती से करा हो, चाहे वो डर के कर रहा हो, वो डर जो होता है वो किसी आम फोन कॉल से नहीं आता, वो डर किसी नोन व्यक्ति के थ्रू ही गिराया जाता है। हमने जो देखा है अभी तक, जो कोर्ट्स में जो केसेस आ रहे हैं या जो एफआईआर्स हो रहे हैं, जिसमें जो छोटे मोटे फ्रॉड होते हैं, जो व्हाट्सएप का लिंक दबा के होता है या कुछ होता है, वो तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख के फ्रॉड्स होते हैं। ये जो करोड़ों के फ्रॉड्स होते हैं उसमें 90% टाइम्स नोन लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो आपका बैंक मैनेजर हो, चाहे वो आपका जो आपका शायद इन्वेस्टमेंट। इसको इस पहलू को बहुत ही गंभीरता से देखना होगा, और इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं इस स्तर पे भी देखना होगा कि शायद हम अवेयरनेस या बाकी मामलों में इतने पीछे क्यों रह गए हैं। मनीष जी, आपको क्या लगता है ये चूक है क्या? मतलब हम एक नंबर है जो कहीं ना कहीं उसके रिसेप्शन और उसके रिएक्शन टाइम, इन सब पे प्रश्न चिन्ह शुरुआत से ही लग रहे हैं। अवेयरनेस की बात आ रही है तो भाई एनआरआई भी ठगे जा रहे हैं, उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा या उनसे ज़्यादा अवेयर तो शायद ही मुझे कोई दिखेगा। ये मतलब ये सिस्टम में या इकोसिस्टम में चूक कहाँ हो रही है? अभी भी क्या गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है? मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया बिकम लीडर इन पेमेंट्स। 50% पूरे वर्ल्ड के, पूरी दुनिया के 50% पेमेंट ट्रांजैक्शन सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं। इंडिया ने लीडरशिप ली फिनटेक और बैंकिंग और मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग एंड सभी जगह डिजिटल के अंदर एंड डिजिटल प्ले। एंड इंडिया की पॉपुलेशन इज लाइक 100 करोड़ पीपल, मोर देन 100 करोड़ पीपल यूजिंग डिजिटल चैनल्स। जिस हिसाब से इसका ग्रोथ हुआ डिजिटल एडॉप्शन, उस हिसाब से इतना अवेयरनेस नहीं कर पाए। दैट इज वन ऑफ द की गैप व्हाट हैज हैपेंड इन डिजिटल इकोसिस्टम। सो अभी बताए तो ऑल बैंक्स, आरबीआई ने बैंक्स को बताया आपको डिजिटल अवेयरनेस करना है, तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे दे आल्सो डू इवेंट्स, सेकंड प्रोग्राम्स, कंटेंट मार्केटिंग कि आप हाउ टू हैंडल योर डिजिटल इकोसिस्टम, डिजिटल पेमेंट्स। बट इसको ग्रास रूट तक ले जाने की जरूरत है। आज 11 साल के बच्चे भी फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कितनी अवेयरनेस है? सो ये मैंडेटरी होना चाहिए स्कूल लाइफ से ही, मे बी क्लास 3 और 4th ऑनवर्ड्स की डिजिटल अवेयरनेस की क्लासेस होनी चाहिए।
वैसा ही कम्युनिटी सिस्टम बनना चाहिए, गवर्नमेंट को फोकस करके पूरा डिजिटल अवेयरनेस कराना चाहिए, और ये ग्रास रूट लेवल पे है। आज हम क्लब्स की बात करते हैं, रोटरी क्लब्स एंड ऑल अदर्स, और जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं, सबको एक एज अ सोशल सर्विस डिजिटल अवेयरनेस कैंपेन, डिजिटल अवेयरनेस क्लासेस करनी होगी, तभी जाके ये कंट्रोल में आएगा। बिकॉज जितने लोग इंटरनेट से और डिजिटल से जुड़ रहे हैं, जितना कन्वीनियंस आ रहा है, उसके साथ साथ ये साइबर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है, बिकॉज नए तरीके बनते जा रहे हैं कि हाउ टू चीट, हाउ टू मैनिपुलेट, तो म्यूल ये है अकाउंट्स कि खुल रहे हैं। अगर साइबर फ्रॉड इतने पैंतरे अपना रहे हैं तो उनको रोकने में हमारा जो प्रोसेस है, हमारा जो रिस्पांस टाइम है, वो इतना स्लो, इतना थकाऊ क्यों है? बहुत थकाऊ है। मतलब ये शायद हर किसी का अनुभव होता है हमारे पूरे इकोसिस्टम में, तो शायद इसको और ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। शुक्रिया करूंगा अपने तमाम एक्सपर्ट का। मेरे पास इतना ही समय था। मनीष जी, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ अश्विनी जी जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरविंद जैन साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज की चर्चा पसंद आई हो, लेकिन याद रखिए, अवेयर रहिए। मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। जितनी आपकी जानकारी बेहतर रहेगी, उतना ही ज़्यादा आप इस तरह के ठगी के पैंतरों से दूर रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। in association